मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता मित्रों, हौसलों से उड़ान होती है। हेलो गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल कॉम्पिटेरिया। इन द प्रीवियस लेक्चर ऑफ इंडियन मेडिवल हिस्ट्री वी विल डिस्कस अबाउट मोहम्मद गोरी का चरित्र और उनका मूल्यांकन, बिहार और बंगाल विजय। उसके साथ ही साथ हमने इंट्रोडक्टरी लेक्चर लिया था दिल्ली सल्तनत। बिफोर वेस्टिंग आवर टाइम वी विल स्टार्ट आवर न्यू लेक्चर ममलूक वंश 1206 से 1290 ईस्वी। दिल्ली सल्तनत के प्रथम राजवंश के नामकरण को लेकर इतिहासकारों में मतभेद है। कई इतिहासकारों ने इसे अलग अलग नाम जैसे दास वंश, मामलुक वंश, इलबारी वंश या प्रारंभिक तुर्क ऐसा नाम दिया है। वास्तव में इन वर्षों में दिल्ली पर शासन करने वाले सुल्तान 3 अलग अलग वंशों के थे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबी, इल्तुतमिश ने शमसी, बलवन ने बलवनी वंश की स्थापना की थी। आरंभ में इसे दास वंश का नाम दिया गया क्योंकि इस वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक दास था। इल्तुतमिश और बलवन भी दास थे, किंतु इस शब्द को मान्यता नहीं मिली क्योंकि इस वंश के 11 शासकों में केवल 3 ऐबक, इल्तुतमिश व बलवन ही दास थे तथा सत्ता ग्रहण करने से पूर्व दासता से मुक्त कर दिए गए थे। कुछ इतिहासकारों ने इसे इलबारी वंश नाम दिया है, लेकिन ये शब्द भी उचित नहीं माना गया है क्योंकि सभी शासक इलबारी जाति से संबंधित नहीं थे। ऐबक इलबारी तुर्क नहीं था। बलवन अपने आप को इलबारी तुर्क कहता था, लेकिन उसके दरबारी इतिहासकार मिनहाजुद्दीन सिराज के तथ्य से सिद्ध नहीं होता है। प्रथम इलबारी शासक इल्तुतमिश था। अजीज़ अहमद ने इन शासकों के लिए दिल्ली के आरंभिक तुर्क शासकों का नाम दिया है क्योंकि उनके अनुसार इन शासकों के लिए वंश शब्द का प्रयोग अनुचित था। कुछ इतिहासकारों ने इन्हें संक्षेप में आदि तुर्क भी कहा है। अंततः हबीबुल्लाह द्वारा प्रस्तावित नाम ममलूक शासक ही सर्वमान्य हुआ। हबीबुल्लाह ने मध्यकालीन मिस्र के इतिहास से उदाहरण लेकर यह नाम प्रस्तावित किया था, जहां दास सेना नायकों द्वारा स्थापित वंश को ममलूक नाम दिया गया। ममलूक अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ गुलामी के बंधन से मुक्त, माता पिताओं से उत्पन्न वंशों से है। इस प्रकार 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक के भारत पर शासन करने वाले शासकों को ममलूक नाम से संबोधित किया जाता है। ममलूक वंश में कुल 11 शासकों ने 84 वर्ष तक शासन किए, जो कि क्रमशः मैं नाम गिनवाता हूँ। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210, आराम शाह 1210 से 1211, इल्तुतमिश 1211 से 1236, रुकनुद्दीन फिरोज शाह 1236, सुल्ताना रजिया 1236 से 1240 ईस्वी, मुइजुद्दीन बरहाम शाह 1240 से 1242, अल्लाउद्दीन मसूद शाह 1242 से 1246, नासिरुद्दीन महमूद 1246 से 1265, गयासुद्दीन बलवन 1265 से 1287, मुइजुद्दीन कैकोबाद 1287 से 1290, कैयुमर्स 1290 ईस्वी। दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 ईस्वी था। वो भारत में ममलूक या दास वंश का संस्थापक था, लेकिन दिल्ली सल्तनत के वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश 1211 से 1236 ईस्वी इनको माना जाता है, क्योंकि दिल्ली सल्तनत के शाही संरचना के प्रमुख अंगों इक्ता प्रणाली, सैन्य व्यवस्था और मुद्रा प्रणाली को सुव्यवस्थित करने का श्रेय इल्तुतमिश को दिया जाता है। इल्तुतमिश ने ही सर्वप्रथम लाहौर के स्थान पर दिल्ली को अपनी राजधानी बताया। इसी कारण डॉक्टर आर.पी. त्रिपाठी ने इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा है। हबीबुल्लाह के अनुसार ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की सीमाओं और उसकी संप्रभुता की रूपरेखा बनाई। इल्तुतमिश निःसंदेह उसका पहला सुल्तान था। के.ए. निज़ामी के अनुसार
ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की रूपरेखा के बारे में सिर्फ दिमागी खाका बनाया था। इल्तुतमिश ने उसे एक व्यक्तित्व, एक पद, एक प्रेरणा शक्ति, एक दिशा, एक शासन व्यवस्था और शासक वर्ग प्रदान किया। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का प्रथम तुर्की सुल्तान कहा जा सकता है। अपनी रचनात्मक योग्यता के आधार पर उसने 25 वर्षों की निरंतर राजनयिक और सैनिक गतिविधियों के बाद दिल्ली सल्तनत की रूपरेखा निर्धारित की। राज्यारोहण के समय उसे अस्त्र शस्त्र, राजनीतिक वातावरण, अनिश्चित परिस्थितियों के संकट से गुजरना पड़ा। कोई परंपराएं उसके पथ प्रदर्शन के लिए नहीं थी। उसने अपना मार्ग स्वयं चुना। वह एक साहसी सैनिक, योग्य सेनापति था। अपनी योग्यता व क्षमता के आधार पर ही दिल्ली के सुल्तान के पद पर पहुंचा। उसने भारत में नवनिर्मित तुर्की राज्य को शक्तिशाली व संगठित किया और अपने वंश के अधिकार को सुरक्षित किया। मिनहाज उस सिराज के अनुसार उसकी सुंदरता, बुद्धिमत्ता और कुलीनता का मुकाबला नहीं था। फिरोज शाह तुगलक ने खुतबे में अपने पूर्ववर्ती दिल्ली के सभी सुल्तानों का नाम सम्मिलित किया था, किंतु उसने एकमात्र सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम इस खुतबे में सम्मिलित नहीं किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 ईस्वी, लाख बख्श की उपाधि, पील बख्श की उपाधि, हातिम द्वितीय की उपाधि और कुरान ख्वा की उपाधि से नवाजित कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक नामक तुर्क जनजाति का था। ऐबक नामक तुर्क जनजाति का था। कुतुबुद्दीन इसलिए इसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐबक एक तुर्की शब्द है जिसका अर्थ होता है चंद्रमा का देवता। उसका जन्म तुर्किस्तान में हुआ था। बचपन में ही वह अपने परिवार से बिछड़ गया। उसे एक व्यापारी द्वारा निशापुर के बाजार में लाया गया, जहां काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी, जो कि इमाम अबू हनीफा के वंशज थे, इन्होंने खरीद लिया। उस समय तुर्की में अपने गुलामों को योग्य बनाने की परंपरा थी। वे अपने गुलामों को साहित्य, कला और सैनिक शिक्षा प्रदान करते थे। अतः काजी ने अपने पुत्र की भांति ऐबक की परवरिश की तथा उसके लिए धनुर्विद्या व घुड़सवारी की सुविधाएं उपलब्ध की। कुतुबुद्दीन ऐबक बाल्यकाल से ही प्रतिभा का धनी था। उसने शीघ्र ही सभी कलाओं में कुशलता प्राप्त कर ली। अत्यंत सुरीले स्वर में कुरान पढ़ना सीख लिया, इसलिए वह कुरान ख्वा, इसका मतलब है कुरान का पाठ करने वाला, ऐसे नाम से प्रसिद्ध हो गया। कुछ समय बाद काजी की मृत्यु हो गई। उसके पुत्रों ने ऐबक को एक व्यापारी के हाथों बेच दिया, जो उसे गजनी ले आया, जहां मोहम्मद गोरी ने खरीद लिया और यहीं से उसके जीवन का एक नया अध्याय प्रारंभ हुआ, जिसने अंत में उसे दिल्ली के सिंहासन पर बैठाया। कुतुबुद्दीन ऐबक में समस्त प्रशंसनीय गुण व प्रभावित करने वाला तत्व विद्यमान थे। गोरी के दास परिवार में सम्मिलित होने के बाद उसने अपनी बुद्धिमानी, साहस और उदार प्रकृति से स्वामी का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट कर लिया। उसकी भक्ति परायण, उदारता और साहस से प्रभावित होकर गोरी ने उसे अमीर आखूर, इसका मतलब है शाही अश्वशाला का अधिकारी बनाया, जो उस समय का एक महत्वपूर्ण पद था। इस पद पर रहते हुए ऐबक ने गोर, बामियान और गजनी के युद्धों में सुल्तान की सेवा की। 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य जो हुआ था, तराइन का द्वितीय युद्ध, उसमें कुशलतापूर्वक भाग लिया, जिसमें गोरी विजयी हुआ। तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद ही गोरी ने ऐबक को भारत के विजित प्रदेशों का प्रबंधक नियुक्त किया। विजित प्रदेशों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए ऐबक ने दिल्ली के निकट इंद्रप्रस्थ को अपना मुख्यालय बनाया। गोरी के वापस गजनी जाने के बाद 1192 ईस्वी में उसने अजमेर और मेरठ के एक विद्रोह का दमन किया। 1194 ईस्वी में उसने अजमेर के दूसरे विद्रोह का दमन किया। इसी वर्ष गोरी और जयचंद के बीच हुए कन्नौज के युद्ध में अपने स्वामी की ओर से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तत्पश्चात 1197 ईस्वी में गुजरात की राजधानी अनहिलवाड़ा को लूटा और वहां के शासक भीमदेव को दंडित किया। 1202 ईस्वी में
उसने बुंदेलखंड के राजा परमादिदेव को परास्त किया और कालिंजर, महोबा और खजुराहों पर अधिकार कर लिया। 1205 ईस्वी में खोखरों के विरुद्ध गोरी का हाथ बटाया। वस्तुतः गोरी की सैनिक योजनाओं को मूर्त रूप ऐबक ने ही दिया। वह एक अत्युत्तम सेनानी था। उत्तरी भारत की विजय में उसकी निरंतर सतर्कता उतनी ही महत्वपूर्ण थी जितनी गोरी का दृढ़ संकल्प। मोहम्मद गोरी योजना तैयार कर उसका निर्देशन करता था और ऐबक उसे कार्यान्वित करता था। ऐसे समय जब मध्य एशिया के अभियान बार बार गोरी के कार्यों में बाधक सिद्ध हो रहे थे, ऐबक ही था जिसने भारत में अपने स्वामी की प्रसारवादी नीति चलाई। इस प्रकार ऐबक ने अपने स्वामी को न केवल भारत के विभिन्न प्रदेशों को जीतने में सहायता की, बल्कि समय समय पर उसकी अनुपस्थिति में विजित प्रदेशों को तुर्कों के आधिपत्य में रखा और राज्य विस्तार किया। ऐबक मोहम्मद गोरी का कोई पुत्र नहीं था। उसे अपने कुटुंब के किसी व्यक्ति या गोर की किसी जनजाति सरदार पर विश्वास नहीं था। इसलिए अपनी सल्तनत की रक्षा के लिए वह अपने दासों पर विश्वास करता था। मिनहाज उस सिराज के अनुसार गोरी ने कहा था, अन्य सुल्तानों के एक बेटा हो सकता है या तू, मेरे अनेक हजार बेटे हैं, अर्थात मेरे तुर्की गुलाम जो मेरे राज्यों के उत्तराधिकारी होंगे और जो मेरे बाद उन राज्यों के खुतबे में मेरा नाम सुरक्षित करेंगे। मोहम्मद गोरी के 3 प्रमुख विश्वास पात्र दासों में ताजुद्दीन यल्दूज, नासिरुद्दीन कुबाचा और कुतुबुद्दीन ऐबक। 1206 ईस्वी में गोरी की अकस्मात मृत्यु हो गई। संतान न होने की स्थिति में उसने किसी को अपना उत्तराधिकारी नहीं चुना। उस समय उसके 3 विश्वास पात्र दासों अर्थात ताजुद्दीन यल्दौज, नासिरुद्दीन कुबाचा व कुतुबुद्दीन ऐबक की स्थिति एक समान थी। अतः तीनों दासों ने गोरी के साम्राज्य को आपस में बांट लिया। इस बंटवारे में यल्दौज को गजनी, कुबाचा को सिंध और मुल्तान तथा तीसरा सदस्य कुतुबुद्दीन ऐबक, जो गोरी के समय में उत्तरी भारत में उसके प्रतिनिधि के रूप में कार्यरत रहा था, को उत्तरी भारत के प्रांत प्राप्त हुए। यह एक विस्तृत क्षेत्र था जिसमें सिंध और मुल्तान को छोड़कर गोरी के भारतीय साम्राज्य का समस्त क्षेत्र शामिल था। इसमें सियालकोट, लाहौर, अजमेर, झांसी, दिल्ली, मेरठ, अलीगढ़, कन्नौज, बनारस, बिहार और लखनऊ के क्षेत्र शामिल थे। किंतु राजपूताना के कुछ क्षेत्रों जैसे कालिंजर, थंगनीर आदि में राजपूतों का विरोध आरंभ हो चुका था। इन क्षेत्रों में तुर्की सत्ता को पुनः संगठित करना अनिवार्य था। अतः ऐबक ने साम्राज्य विस्तार से ज़्यादा राज्य की सुरक्षा की ओर ध्यान दिया। भारत में ऐबक की राजनीतिक जीवन को 3 चरणों में बांटा जा सकता है। 1192 से 1206 ईस्वी तक मुइजुद्दीन के प्रतिनिधि के रूप में उत्तरी भारत के कुछ भागों का शासक, 1206 से 1208 ईस्वी तक गोरी की भारतीय सल्तनत का मालिक या सिपहसालार था। 1208 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक एक स्वतंत्र भारतीय राज्य का सर्वसत्ताधारी रहा। इन 3 चरणों में प्रथम सैनिक गतिविधियों में व्यतीत हुई, दूसरी राजनीतिक कार्यों में और तीसरी दिल्ली साम्राज्य का मानचित्र निर्मित करने। सिंहासनारूढ़ औपचारिक रूप से ऐबक 25 जून 1206 ईस्वी को गद्दी पर बैठा, किंतु उसकी सत्ता को औपचारिक मान्यता और संभवतः नियुक्ति पत्र 3 वर्ष बाद अर्थात 1208 ईस्वी मुइजुद्दीन के वैध उत्तराधिकारी और गजनी का शासक महमूद द्वारा प्राप्त हुआ। उसने ऐबक के पास सिंहासन, छात्र, दूरभाष, पताका एवं नक्कारा भेजकर सुल्तान की पदवी से विभूषित किया। इस प्रकार भारत में दिल्ली सल्तनत की स्वतंत्र सत्ता की स्थापना हुई। सिंहासनारोहण के समय ऐबक ने सुल्तान की उपाधि ग्रहण नहीं की, बल्कि मलिक एवं सिपह सालार की पदवी से ही अपने को संतुष्ट रखा। यह पदवी उसे अपने स्वामी गोरी से प्राप्त हुई थी। इसी कारण ऐबक न तो अपने नाम के सिक्के चलाए और न ही अपने नाम का खुतबा पढ़वाया। आरंभ में उसने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था। आज का लेक्चर यहीं तक। अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा ऐबक की कठिनाइयाँ, कुबाचा से संबंध, ख्वारिज़्म शाह, बंगाल और ऐबक की उपलब्धियाँ और मूल्यांकन, सांस्कृतिक उपलब्धियाँ, आराम शाह के बारे में, स्थापत्य कला के बारे में बहुत ही रोचक चैप्टर्स
जो कि बहुत ही मार्मिक चित्रण करेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के जीवन का, बहुत ही अच्छा, और चरित्र का मूल्यांकन करेंगे। कॉमेडिया पर वीडियोस पूर्णतः निःशुल्क हैं। कॉमेडिया का एकमात्र उद्देश्य है सभी पढ़ें, सभी बढ़ें, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। एक वृक्ष लगाने का संकल्प लीजिए। वृक्ष हमारे जीवन साथी हैं। वृक्ष वातावरण में पूर्णतः ऑक्सीजन का बहुत ही अच्छा संचार करते हैं। वैक्सीनेशन ज़रूर से कराएं। कॉमेडिया यूपी SSSC PET, यूपी PCS, यूपी PSC रिव्यू ऑफिसर्स और BPSC के लिए बहुत ही आकर्षक लेक्चर्स स्टार्ट कर चुका है। मध्यकालीन भारत की सीरीज़ का लाभ लें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। कॉमेडिया लेक्चर्स देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।